हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है। और इस बैच में आज आपका स्वागत है। आज मैं बता दूं आपको कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्जाम में अक्सर प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से बिल्कुल तैयार रहें, अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे आप जरूर नोटिस करें। और मैं बता दूं, मैंने 1000 क्वेश्चन को बिल्कुल कराने का पूरी तरह से जो बात कहा है मैं बिल्कुल कराऊंगा। कंसेप्ट भी रहेगी, सीक्वेंस वाइज ये चल रहा है, चलता रहेगा। तो आइए बिल्कुल बैच को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आप लोगों के सूचना के लिए मैं बता दूं, एप्लीकेशन पर एक इंग्लिश की कंप्लीट बैच हमारी है। ठीक है, जो बेसिक से एडवांस पीटी और मेंस दोनों के लिए है। भारतवर्ष में होने वाली वनडे सभी परीक्षाओं के लिए है। ये आपके बिल्कुल वैसे ही पढ़ाए जाएंगे जैसे मेरा टोटल ऑफलाइन का पैकेज होता है। तो आप इस बैच को एप्लीकेशन से विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर बहुत सारी एसएससी की और भी के प्रीवियस पेपर का भी सॉल्यूशन और विथ आपको पीडीएफ मिलेगा, वो आप एक बार विजिट करें। एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर लाइव क्लासेज भी चलाई जाती है, फ्री क्लासेस होता है लाइव क्लास में। वो फ्री क्लासेस जो लाइव होती है वो वोकैब का होता है, हर शाम को 5 बजे। ठीक है, इस पर द हिंदू एडिटोरियल की फ्री टेस्ट होती है और बहुत सारे पेड बैच भी चलाए जाते हैं। तो आप जरूर इसे डाउनलोड कर लें। और ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। आइए आज का ये पहला क्वेश्चन आपके साथ चर्चा पे चलते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। मैंने कहा है कि 1000 क्वेश्चन मुझे कराना है। मैंने लगभग 37 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपका ग्रामर का सारा क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन को देखा जाए तो लिखा डाइवर। डाइवर उसे कहते हैं जो गोताखोर होते हैं, गोता लगाने वाले। सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ठीक है, तो कह रहा है जो गोताखोर है, डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। ये भर भाव का काम कर रहा है। गोताखोर जो है गोता लगाता है पुल में। ठीक है, फ्रॉम ग्रेट हाइट। अब देखिए यहाँ पर एक गोताखोर खड़ा है इतना हाइट पर, और यहां से ए इसमें छलांग लगाकर ऐसे कूदता है। राइट, कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए लिखा है ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से वो पुल में क्या करता है, पानी में कूदता है, ये बात कही जा रही है। तो जब भी कभी आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है और अवस्था बदल जाती है तो इंटू लगता है। देखिए ये आदमी यहाँ अभी ऊंचाई पर खड़ा है, मान लेते हैं किसी जमीन पर भूभाग पे खड़ा होगा, और यहाँ से जब छलांग लगाया पुल पर तो पुल में जैसे ही गया तो पानी में चला गया, यहाँ वाटर में चला गया, उसका कंडीशन चेंज हो चुका। यहाँ सॉलिड के स्थिति पर खड़ा था, यहाँ जाकर के पानी में समा गया। तो यहाँ पर ऐसे बदलाव के लिए इंटू आते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जहाँ डाइवर ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और ये डाइव देख रहे हैं वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे ऐसे भी सुटेबल गलत है। देखिए डाइव इन द पुल नहीं होता है। ठीक है, डाइव इन द पुल गलत है। चलिए अब लिखा है डाइव्ड एट द पुल। एट का यूज नहीं किया जाएगा, मैंने बताया इनटू का यूज होता है। डाइव्स टू, टू का भी यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई जैसे हम लोग नदी में छलांग लगाते हैं, तालाब में छलांग लगाते हैं, तो उसी तरह डाइव्ड इनटू द पूल हो जाएगा। बहुत आसान है, याद रखिएगा। आप कह सकते हैं डाइव्ड इनटू, या इसी को जंप्ड इनटू भी कह सकते हैं। डाइव्ड को आप जंप्ड इनटू भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं किसी तरह का आपका डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक डाउट को मैंने यहाँ पे आपके साथ क्लियर किया है कि एट नहीं होगा, टू नहीं होगा, आपका क्या होगा, जो होगा सो मैंने बता दिया। अब आइए 39 का। देखिए 39 का एक बार मैं बात करूं आपसे, पहले बात समझ लेना है आपको कि अगर कहीं पे आपका हार्डली दिया हुआ है, HARDLY, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि इसका पूरक दो ही चीज आता है, या तो इसका पूरक वेन आता है और या तो इसका पूरक बिफोर आता है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर हार्डली कहीं लिखा हुआ है तो इसका पूरक या तो वेन आता है या तो बिफोर आता है। हार्डली के ही जैसा एक और होता है स्कार्सली। अगर कहीं स्कार्सली भी लिखा है तो उसका पूरक वेन या बिफोर आता है। अब ये नियम नहीं है कि कब वेन और कब बिफोर, दोनों सही हैं। फिर से मैं बात करूं, जब हार्डली और स्कार्सली से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो इसका पूरक वेन या बिफोर होगा।
एक बात सीखा आपने। दूसरा बात, अगर कभी भी कोई सेंटेंस आपका हार्डली से शुरू हो रहा हो या स्कार्सली से शुरू हो रहा हो, एकदम कंसेप्ट भी मैं बताते चल रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप हेड लगाइएगा, इसे इन्वर्सन कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद V3 लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपको व्हेन या बिफोर लिखना होगा, उसका पूरक हार्डली और स्कार्सली का, और इसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लिखने होंगे, मेन वर्ब V2 लिखने होंगे और ऑब्जेक्ट लिखने होंगे। मैंने एक एक कंसेप्ट आपको बता दिया। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हार्डली मतलब ना के बराबर, हैड देखिए आया है। ही सीट ऑन द चेयर, कह रहा है कि वो सीट पर नहीं बैठा था। देन देखिए देन लगा दिया, हार्डली का पूरक देन नहीं होता, नो सूनर का होता है। ठीक है, कह रहा है कि इट ब्रोक, तो क्या है कि वो टूटा हुआ था। ठीक है, ब्रोक V2 में सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए पहला तो देखिए सेट लिखा है, ऑन टू, ठीक है, अ चेयर, देन तो जरूरत ही नहीं है, गलत है। नो सब्स्टिट्यूशन तो अभी होगा नहीं। देखिए सेट ऑन सही है, ठीक है, द चेयर वेन, और सीट इन द चेयर, देखिए दोनों सही है, बट अंतर है एक ऑन का और एक इन का। अब मैं बता दूं कब, यहाँ पे मानिए कुर्सी है, ये क्या है भाई, ये कुर्सी है, ये टांग वाला। यहाँ पे आप आएंगे तो इस कुर्सी पर ऐसे आके बैठेंगे ना, इस कुर्सी पर आप ऐसे बैठेंगे, तो कोई भी चीज ऊपर से आकर नीचे जाके टच कर जाता है तो वहां पे ऑन लगता है। तो हम कुर्सी पर जाके बैठेंगे तो हम ऊपर से जाके कुर्सी के भाग से टच करेंगे, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, बड़ी आसान कंसेप्ट है। आइए मैं आपको बता दूं, मेनी कहीं पे लिखा जाता है तो सबसे पहले तो एक काउंटेबल नाउन के लिए होता है। मेनी के बाद आपका काउंटेबल नाउन आएगा, और वो काउंटेबल नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अगर काउंटेबल नाउन आपका मेनी के बाद प्लूरल आएगा तो इसके आने वाले वर्ब और इसके प्रोनाउन भी कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। अगर कभी भी मेनी के बाद अगर ए लग गया है या एन लग गया है तो ये भी सही है, लेकिन इसके बाद आने वाला काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो जाएगा, और इसके बाद का वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। तो कह क्या रहा है भाई, मेनी ऑफ अ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ए और स्टूडेंट से नहीं आएगा, और वर्ब प्लूरल आया है तो मेनी के साथ भी प्लूरल ही बातें करनी पड़ेगी। तो कह रहा है बहुत सारे विद्यार्थी जो थे उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था पर्सनल इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए उनका लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो चलिए पहला नो इम्प्रूवमेंट तो अभी नहीं देखेंगे, मेनी ऑफ स्टूडेंट से आपका सही है, हो सकता है। द मेनी स्टूडेंट, मेनी के पहले द नहीं लगता है, गलत है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर देखा जाए तो आपका कौन आंसर होगा आप एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा मैं बात करूं आपके साथ तो इसमें कंफ्यूजन बढ़ गया कि हमारे पास मेनी ऑफ स्टूडेंट्स है और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो कभी भी अगर ऐसा आएगा तो एक देखिए यहाँ पे द का चर्चा नहीं है और यहाँ पर द का चर्चा है, तो द जो होगा उसके अनुसार ही सही होगा, बिना द वाला गलत होता है। अगर ये द नहीं रहता तो ये आंसर सही हो जाता। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ईच ऑफ, और उसके बाद लगा देते हैं द, फिर लिखते हैं ईदर ऑफ, फिर लगा देते हैं द। उसी तरह हम लोग मेनी लिखेंगे तो मेनी के बाद ऑफ लगा के भी क्या लगाएंगे, द। ये ज्यादा सुटेबल होगा, इसीलिए आंसर डी होगा। आइए क्वेश्चन 41 है, काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए कह रहा है व्हेन, जब, आई वाज वर्किंग, जब मैं काम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये पास्ट की बात बता रहा है कि जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो इट वाज मैंडेटरी, मैंडेटरी के साथ टू लगता है, तो कंपनी के लिए आवश्यक था। मैंडेटरी मतलब आवश्यक, जरूरी होना। तो भाई कंपनी के लिए जरूरी था कि रजिस्टर, रजिस्टर मतलब होता है जाकर वहां पे नाम लिखना पड़ता था, अपना पता, सारा डॉक्यूमेंट भरना पड़ता था। ठीक है, लीगली कानूनन तौर पे, एज एन अथोराइज, एक प्रमाणित सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर। तो भाई जब आप कंपनी में काम कर रहे थे तो एक जरूरत था कि आप जाकर रजिस्टर पर लिखिए। तो बताइए रजिस्टर पर कौन लिखता था, आप स्वयं से लिखते थे ना। जब भी कोई काम स्वयं से होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, जैसे आई का माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो भाई ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर माई लीगली, ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पहला लिखा है रजिस्टर मी, ये नहीं है। देखिए रजिस्टर सही है, माई सेल्फ भी सही है, लीगली भी सही है। तो मैं रजिस्टर को मेंटेन करता था स्वयं से और लीगल तरीके से, तो आंसर आपका बी होगा।
रजिस्टर ये सही है। माइन लीगली, माइन के बाद यहाँ लीगली की कोई आवश्यकता नहीं था। आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा तो एक भी चीज आपका नहीं छूट रहा है। देखिए अगर कभी भी सेंटेंस में आई विश लिखा है, ये तो आप जानते हैं सभी लोग, कर मेरी यही इच्छा है। इफ, देखिए कंडीशनल वर्ड अगर लगा दिया गया है, इफ लगा दिया गया है और इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद अगर पास्ट में बात की जा रही है तो या तो मेन वर्ब V2 होगा और या तो वर होगा, कभी वाज नहीं लिखा जाता है। एक बार फिर से, जब भी कभी कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट आए और कंडीशनल वर्ड इफ आए और इफ के बाद सब्जेक्ट आए तो वर्ब या तो मेन वर्ब के रूप में V2 होगा और नहीं तो वर होगा। यहाँ पे कभी भी वाज नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी हैड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा आई विश, मेरी यही इच्छा है कि मैं प्रिंसिपल हो जाता अपने विद्यालय का। ये अपनी इमेजिनरी बात को कह रहा है। तो पहला इफ आई हैड बीन, मैंने कहा ना हैड का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, दैट आई ए में भी नहीं होगा, आई वर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लेवल है, समझिए, अगर आई विश लिखा हुआ है, मेरी यही इच्छा थी, अब यहाँ पे इफ कंडीशनल वर्ड है इसलिए यहाँ पे वर का होना जरूरी है। चलिए अगला आपका 43 क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, आप एक बार इसे देखिए और पढ़िए, समझ में बिल्कुल तरीके से आपको आएगा। कह रहा अमित नाम का एक आदमी जो है हैज, वो जानता है, उसको है गुड कमांड, अच्छा कमांड रखा है इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर रखा है मतलब इंग्लिश पर पकड़ है उसे। तो ऑन का यूज कब होता है? जब कोई ऊपर से चीज आकर और नीचे वाले से टच कर जाए। ठीक है भाई, अमित को अंग्रेजी अच्छी आती है। एज ही वाज बॉर्न, ठीक है, एंड ब्राउट अप इन इंग्लैंड, क्योंकि भाई उनका जन्म ही इंग्लैंड में हुआ है। बॉर्न मतलब जन्म होना, ब्राउट अप पालन पोषण भी इंग्लैंड में ही हुआ है, तो अंग्रेजी उनकी अच्छी है। देखिए किसी विषय वस्तु पर अच्छा होने के लिए दो ही प्रीपोजिशन आता है, या तो एट आता है ज्यादातर, और एट नहीं रहा तो ओवर आता है। ठीक है, तो भाई उनकी कमांड है, और कमांड के साथ मैं बात करूं, सिर्फ अगर कमांड के साथ बात करूं, कमांड के लिए बात करूं तो कमांड के साथ सिर्फ और सिर्फ ओवर आता है। कमांड ओवर मतलब होता है किसी चीज पे पकड़ होना, कमांड के साथ कभी ऑन नहीं लगेगा। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, अ कमांड ओवर। भाई अमित नाम के एक लड़का को अंग्रेजी पर अच्छी सारी कमांड है। 44 आते हैं, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेंटेंस पढ़िए, कह रहा है वी केम बैक, हम वापस आ गए थे, सिंपल पास्ट है। वेन जब, वी हैड जब हम लोगों ने, रैन आउट ऑफ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, आउट ऑफ मनी, जब हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा देखिए सबसे पहले ऑर्डर ये देखिए ना, एक गलती आपका हाईलाइट हुआ है मेरे से ही, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इसमें गलती क्या हुआ है कि मैंने गलत तरीके वाले क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। इसको हाईलाइट ना किया जाए, इसको ऐसे ही लिखा जाए, वी केम बैक, ये सही है। हाईलाइट इसको करते हैं क्योंकि यहां से न पार्ट है, ये वाला हाईलाइट समझिए, वो हाईलाइट नहीं, ये सही है समझिएगा, वी केम बैक सही है। अब यहाँ पे सोचना है आपको, वी हैड रन। अच्छा रन का V1 रन होता है, V2 रैन होता है, और V3 फिर क्या होता है, रन हो जाता है, RUN, फिर V3 भी क्या होता है, रन होता है। तो यहाँ पे हैड के बाद ये V2 नहीं आएगा, V3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन वी हैड रन, दूसरा नो इम्प्रूवमेंट, तीसरा वी रन, और चौथा वी हैव रन। तो हेड की मामला है तो यहाँ पे एप्पल जाएगा, आसान था। 45 क्वेश्चन आते हैं, अगला नहीं है 45 नहीं है 46 है। चलिए 45 किसी वजह से छूट गया है। वेन जब, इट स्टार्टेड रेनिंग, कह रहा है कि जब बारिश होना शुरू हुआ था, कह रहा है कि जब बारिश होना शुरू हुआ था तो आई रैन, मैं दौड़ा था, सिंपल पास्ट है, टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है रहने का जगह, छुपने का जगह। देखिए नियरर को ध्यान से देखिएगा तो पहले नियर था, नियर पॉजिटिव डिग्री को कहते हैं, नियरेस्ट, नियरर अगर कहिएगा तो इसे कॉम्पैरेटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस में तुलना की बात की जाती है। एक आपका होता है नियरेस्ट, नियरेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, याद रखिएगा, क्लियर। मतलब आपका ये नियर हो गया, नियरेस्ट हो गया, इस तरह की बातों को कर रहा है। तो अब देखिए आप ही हैं, कहिएगा कि जब बारिश होने लगा था तो मैं दौड़कर चला गया था शेल्टर, शेल्टर मतलब छुपने के लिए, तो भाई छुपने के लिए आप कहाँ गए थे,
जो सबसे नजदीक घर मिला होगा उसी में जाके आप रहे होंगे। सबसे नजदीक वाला घर, देखिए नियर का मतलब होता है कहीं भी नजदीक का, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक वाला घर, तो भाई सबसे नजदीक वाला घर में आप जाके छुपे होंगे, आंसर बी हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, कितना आसान कंसेप्ट है। आइए 47 है। देखिए एक बार मैं बता दूं, एक बताता हूं अक्सर कि अगर कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट है, कंडीशनल वर्ड जैसे इफ है, और अगर सब्जेक्ट है और इसके बाद अगर प्रेजेंट में बात हो रहा है तो यहाँ पे V1 या V5 होगा, उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक आगे सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे वर्ब शैल आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, और उसके बाद फिर V1 और ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा मैं बता दूं। मतलब कंडीशनल वर्ड के ठीक बाद जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे V1 V5 रहेगा, कब? जब आगे आने वाला सब्जेक्ट में शैल विल कैन में रहेगा तब। अगर आगे वाले सब्जेक्ट में शैल विल कैन में आया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बाद वाले सब्जेक्ट में शैल विल कैन में आया है तो पीछे वाले सब्जेक्ट का वर्ब कभी भी शैल विल कैन में मॉडल वर्ब नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन पढ़िए, इफ कंडीशनल वर्ड हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल गेट मैरिड ए मॉडल वर्ब आ गया। मैंने बताया था कंडीशनल वर्ड के बाद मॉडल वर्ब नहीं आता है। अब आगे चेक कर लेते हैं, दे विल प्रोबेबली सेटल, देखिए विल आया है, विल अगर इधर आया है तो यहाँ या तो V1 या तो V5 जाएगा। तो कह रहा है वे लोग जब शादी कर लेते हैं तो भाई मुंबई में जाकर सेटल हो जाएंगे। तो पहला इफ दे हैड नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इफ यदि दे गेट, देखिए ए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, V1 है आपका। मैरिड यहाँ वर्ब का नहीं काम कर रहा है, ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो आपका आंसर बॉय हो जाएगा। बड़ा ही सब सौभाग्यशाली क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए, आप अंत तक पूरे से इसे बनाइएगा। देखिए कह रहा है इफ यदि ही डज नॉट स्कोर, अभी जो मैंने बताया था ना कंडीशनल वर्ड वाला, देखिए इफ कंडीशनल वर्ड है, ही सब्जेक्ट है, देखिए डज नॉट स्कोर, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, V5 है डज नॉट, अगर वो स्कोर नहीं करता 45% सभी सब्जेक्ट में, तो बताइए वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, प्रमोट नहीं हो पाएगा। वुड नहीं होगा, विल होगा ना, वुड तो पास्ट में लगता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका आंसर, हाईलाइट मैंने यहाँ कर रखा है, विल नॉट बी प्रमोटेड, पैसिव वॉइस है कि भाई शिक्षक उसे अगले क्लास के लिए प्रमोट नहीं कर पाएंगे। आसान है। आइए 50 नंबर, मैंने कहा था कि नो सूनर के साथ, अगर आपके साथ मैं बात करूं, अगर कहीं पे नो सूनर लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है तो सबसे पहले अगर इस पे मैं विशेष बात करूं आपके साथ तो डीड आना चाहिए, डीड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर V1 आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस नो सूनर के लिए पूरक दैन आना चाहिए, याद रखिएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर V2 आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये आपका ये बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नो सून, पहले तो नो सून नहीं होता है, नो सूनर होता है, ये भी गलत है। यहाँ डीड लगना चाहिए, चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, देखिए स्टेप V1 आगे आया है, देखिए दैन भी आया है, तो देखिए नो सून पहला ऑप्शन है, गलत है। दूसरा आपका सही है, नो सूनर डीड द चीफ मिनिस्टर, देखिए सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। बहुत आसान है। ले 18 नंबर, सॉरी 51 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने स्कार्सली और हार्डली वाला भी बताया था, करा स्कार्सली बड़ी मुश्किल से, हैड द पैसेंजर, ठीक है, बोर्डेड द प्लेन, ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल से पैसेंजर जो है हवाई जहाज पर बैठे थे। अब वेन देखिए पूरा का सही है, जब कैप्टन ने स्वागत किया था सभी पैसेंजर लोगों को, तो इसमें अगर देखिएगा तो कहीं कोई गलती नहीं है। स्कार्सली या हार्डली के बाद हैड लगता है, सही है, इसका पूरक वेन आता है, आगे सिंपल पास्ट आता है, सही है मेरे बच्चों, कहीं कोई गलत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना रामबाण है, 100% परीक्षा में आएगा, गांठ बांध लीजिए कहीं, याद रखिएगा। चलिए अब कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए, मदर वाज वाचिंग, माँ जो थी एक मूवी देख रही थी, वेन जब लाइट, देखिए माँ मूवी देख रही थी और उसी समय लाइन कट गया। अब मैंने बताया कई एक बार कि जब कोई काम पहले से स्टार्ट होकर पास्ट में चल रहा है, तो माँ टीवी देख रही थी, तो जब पास्ट में कोई स्टार्ट होकर पहले से काम चल रहा है तो वाज वेयर V4 पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और इसी बीच कोई दूसरा काम हो गया मतलब वो चल नहीं रहा है, हो गया,
तो उसका वर्ब सिंपल पास्ट होगा। अच्छा बताइए, माँ जब सिनेमा देख रही थी तो उसी बीच लाइट कट रहा था कि लाइट कट गया था? ये कह रहा है लाइट कट रहा था, लाइट कट रहा नहीं था, लाइट कट गया था, ऐसे कहना होगा। तो सिंपल पास्ट ना आएगा। तो आपका आंसर एप्पल है। देखिए वेंट ऑफ, वेंट ऑफ गो ऑफ से बना है, इसका मतलब होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना। आंसर एप्पल होगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए कोई भी आदमी की अगर मृत्यु किसी बीमारी से होती है, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर बीमारी से होती है तो डाई या डेड के बाद ऑफ लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है द ओल्ड लेडी, जो पुरानी औरत थी, नियरली लगभग, डेड उसका मृत्यु हो गया फ्राइट से। फ्राइट एक तरह के डिजीज की परेशानी की बात कह रहा है। ठीक है, तो भाई बीमारी से मृत्यु हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, डेड नहीं। यहाँ देखिए डेड नहीं, डाई होना चाहिए। तो आपका आंसर देखिए बी में लिखा है डाइड ऑफ फ्राइट हो जाएगा। सब अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों। आप आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, आप वहां से एक बार विजिट कर लेंगे और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। आप तक अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिएगा। हर शाम 7:30 बजे एडिटोरियल की टेस्ट होती है। ये एप्लीकेशन पे हम लोगों का एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच चल रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशन पर एसएससी की प्रीवियस पेपर की भी बैच चल रही है, आप वहां आइए। तो थैंक यू, आज के लिए रेगुलर अपने समय पर आइए। थैंक यू।